everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are discuss post fertilization structure and its event. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है क्लास 12th का. अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखा. तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो इवेंट्स हुए उसमें था कि इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वहाँ पे एंडोस्पर्म बना और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ. फिर उसके बाद मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, सीड जो मतलब ओव्यूल जो था सीड में कन्वर्ट हुआ. फिर उसके बाद जो ओवरी था वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ. और ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आते हैं. इनके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंडोस्पर्म जो बना है उसका क्या फेट है, वो क्या करता है. तो देखो बच्चों, जो एंडोस्पर्म है उसका मेन काम होता है कि वो एम्ब्रियो को, जो बना हुआ एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना. तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जब होगा ना उससे थोड़ा सा पहले ही ये हो जाता है. द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है वो डिवाइड करता है रिपीटेडली और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो डिवाइड करता है और टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शियरी एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू का जो सेल होता है वो भरा होता है रिजर्व फूड मटेरियल से. यानी कि जो टर्शियरी एंडोस्पर्म है उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है जिसका इस्तेमाल होता है यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. वही बात वहाँ पे लिखा हुआ था कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के बनने से पहले एंडोस्पर्म बन जाता है. इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन अंडरगो, यानी कि अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन एंड गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे. कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पेन जो होता है वो सक्सेसिव बार बार उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे. यानी कि एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. Consequently, cell wall formation occur and endosperm become cellular. और उसके बाद यानी कि पहले न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सेल वॉल बनेगा और फिर वो एंडोस्पर्म जो होता है वो सेल्यूलर हो जाएगा. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फाउंड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली. यानी कि एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस बनता है, जो फ्री न्यूक्लियस रहता है उसका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है. ठीक है, मतलब सेल बनने से पहले बहुत ज़्यादा वैरी करता है. द कोकोनट वाटर, जो हम लोग कोकोनट वाटर अभी पीते हैं, फ्रॉम टेंडर कोकोनट, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट डैट यू आर फैमिलियर विथ नथिंग बट फ्री. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कोकोनट वाटर अभी मार्केट में मिलता है जिसको हम लोग पीते हैं वो और कुछ नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कि मेडअप होता है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से. और इसके सराउंडिंग वाइट कर्नल जो होता है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है. उसके चारों तरफ जो वाइट कर्नल पाए जाते हैं वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है. ठीक है, इसके अलावा है कि जो एंडोस्पर्म होता है मे आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, हो सकता है कि जो एंडोस्पर्म बना है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में. जैसा कि एग्जांपल है पी में होता है, ग्राउंडनट में होता है, बीन्स में होता है, उसमें ख़त्म हो जाता है. लेकिन सीड के मैच्योरेशन से पहले या फिर हो सकता है कि वो बच जाए, यानी कि सीड का डेवलपमेंट सीड पहले मैच्योर हो जाए और एंडोस्पर्म बच जाए, जैसे कि कास्टर में होता है, कोकोनट में होता है. ठीक है, एंड बी यूज फॉर ड्यूरिंग, हो सकता है सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये यूज़ हो. ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है? जो हमारा अगला टॉपिक है डेट इज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड. जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड था वहीं पे एम्ब्रियो बनता है, डेट इज माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो बनता है. ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन. मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉल्स. यानी कि ज़्यादातर जो जाइगोट होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं जब कुछ एंडोस्पर्म रहते हैं. ठीक है, दिस इज़ एन एडेप्टेशन. ये एक तरह क्या है? एडेप्टेशन है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को यहीं से न्यूट्रिशन मिलता है. हाउ द सीड डिफर ग्रेटली. सीड जो होता है वो उसका मतलब डिफर करता है. अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो अर्ली स्टेज होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, दैट इज एम्ब्रियोजेनी,
आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, यानी कि मोनोकॉटिलेडन्स हो चाहे डाइकॉट हो, दोनों ही के केस में अर्ली जो एम्ब्रियोजेनी है वो सेम ही रहता है, प्रोसेस सेम रहता है। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकॉट एम्ब्रियो, एग्जाम मतलब वो फिगर में दिया हुआ है, और जो जाइगोट होता है वो गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, फिर उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेपेड एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको सीक्वेंस बताना रहता है, ठीक है। इसके अलावा है कि एक टिपिकल मोनोकॉट, यानी कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिन्यूल, यानी कि जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है उसके अंदर 2 कॉटिलेडन रहते हैं, इसीलिए तो डाइकॉट इसका नाम है, और उसके अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहते हैं। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle, which terminate with the plumule या फिर स्टेम टिप, यानी कि जो पोर्शन ऊपर में पाया जाता है, कॉटिलेडन के ऊपर में पाया जाता है, जिसको हम लोग ईपीकोटाइल बोलते हैं, वो टर्मिनेट कर जाता है प्लूम्यूल में, और जिसको हम लोग स्टेम टिप बोलते हैं। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है जो नीचे में पाया जाता है, जिसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, वो रेडिकल या फिर रूट टिप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रूट टिप होता है वो कवर होता है रूट कैप से, ठीक है। इसके अलावा है कि जो एम्ब्रियो है उसके मोनोकॉट का एम्ब्रियो क्या है, तो जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है वो बेसिकली पोजेसेस, उसके अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडन पाया जाता है, जो ग्रास फैमिली पाई जाती है, वो बेसिकली मोनोकॉट का ही एग्जाम्पल है। उसके अंदर इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेजन इज स्कूटेलम, यानी कि मोनोकॉट के केस में बेसिकली मोनोकॉट, ग्रास भी मोनोकॉट का ही एग्जाम्पल है, उसमें जो कॉटिलेडन होता है उसका एक खास नाम है डेट इज स्कूटेलम, जो सिचुएटेड होता है टुवार्ड्स वन साइड, एक तरफ यानी कि साइड में, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में सिचुएटेड होता है, और उसके जो लोअर एंड होता है वहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस रहता है। यहाँ पे देखो ये मोनोकॉट का ही दिया हुआ है, एलएस दिया हुआ है एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, दिस इज, ये देखो स्कूटेलम यहाँ पे साइड में है, स्कूटेलम यहाँ पे साइड में है, ये हमारा कॉलिप्टाइल है, ये सूट एपिक्स है, ये हमारा रेडिकल रूट कैप कॉलियोराइजा, ये आपको फिगर याद होना चाहिए। इसके अलावा है कि रेडिकल रूट कैप इनक्लोज करता है इन ए अनडिफरेंशिएटेड शीट, जिसको हम लोग कॉलियोराइजा कहते हैं, यानी कि रेडिकल और रूट कैप एक शीट से कवर रहता है जिसका नाम है कॉलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज द एपिकोंडाइल, यानी कि जो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर पाया जाता है उसको हम लोग मतलब स्कूटोलम के ऊपर पाया जाता है उसको हम लोग इस एपिकोंडाइल बोलते हैं, मतलब एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल हैज सूट, एपिकोटाइल ही आगे चल के सूट में मतलब कि स्टेम बनाता है, एंड फ्यू लीफ प्रीमोडिया, कुछ लीफ प्रीमोडिया भी यहीं से बनता है। इनक्लोज ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कॉलिप्टाइल, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला जो पार्ट था दैट इज कॉलियोराइजा, नीचे वाला जो पार्ट है कॉलिप्टाइल, कॉलिप्टाइल के अंदर सूट एपेक्स वगैरह, लीफ प्रीमोडिया ये सब कवर रहता है, और कॉलियोराइजा में रेडिकल एंड रूट कैप वगैरह क्लोज रहता है। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो है सीड। सीड क्या होता है, तो इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म के केस में जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसको हम लोग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, सीड कहाँ बनता है, फ्रूट के अंदर। अब जाहिर सी बात है जितने भी सीड हम लोग अभी के टाइम पे देखते हैं वो सब के सब कहाँ मिलते हैं, फ्रूट के अंदर ही रहते हैं, मतलब फ्रूट के अंदर रहते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सिस्ट कोट, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो एक्सिस। जो सीड होता है बेसिकली उसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सीड कोट रहेगा, कॉटिलेडन्स रहेंगे और एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा। द कॉटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिमिलर स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड swollen ड्यू टू स्टोरेज ऑफ द फूड रिजर्व एज इन द लेग्यूम, यानी कि लेग्यूम के केस में ये जो कॉटिलेडन होता है क्या होता है कि फूड रिजर्व का काम करता है ना, सेम उसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। मैच्योर सीड में भी, मैच्योर जो सीड होता है दो तरह का होता है, नॉन एल्ब्यूमिनियस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनियस। नॉन एल्ब्यूमिनियस का मतलब होता है हैव नो रेसिड्यूअल एंडोस्पर्म, जिसके अंदर अब कोई एंडोस्पर्म बाकी नहीं है, जितना भी एंडोस्पर्म था सब एम्ब्रियो को बनाने में ख़त्म हो गया, तो वैसे मतलब सीड को बोलेंगे नॉन
एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एंड इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसा कि पी ग्राउंडनट में होता है। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वो रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड यूजिंग अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है उसके अंदर कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का रह जाता है, कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ली, कास्टर में। ओकेजनली इन सम सीड्स, कुछ सीड में सच एज ब्लैक पेपर हो या फिर बीट में, ब्लैक पेपर या बीट, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ब्लैक पेपर और बीट में रेमेनेंट ऑफ न्यूसिलस बच जाता है, यानी कि न्यूसिलस अभी भी प्रेजेंट रहता है। दिस रेसिडुअल पेरिस्टेंस जो न्यूसिलस होता है इसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं, यानी कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसके अंदर न्यूसिलस बच जाता है और उस कंडीशन को हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट इज इंट्यूबमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, यानी कि जो इंट्यूबमेंट होता है ओव्यूल का अब वो हार्ड हो जाता है। जब ओव्यूल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने इंटेगमेंट देखा था, तो जो इंटेगमेंट होता है वो अब हार्ड हो जाता है और वो सीड का सीड कोट बन जाता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर, जो माइक्रोपाइल है वहाँ पे अभी भी एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है सीड कोट में, यानी कि सीड कोट है वहाँ पे एक स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल के लिए। दिस फैसिलिटेड एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन के टाइम पे ऑक्सीजन और वाटर के एंट्री के लिए ये ज़रूरी है। एज द सीड मैच्योर, जैसे सीड मैच्योर होता है, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई 10 to 50% ऑफ मॉइस्चर बाय मास, यानी कि जैसे जैसे सीड जो होता है वो ड्राई होना स्टार्ट होता है तो उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो घट जाता है और लगभग 5 से, आपको डेटा याद होना चाहिए बच्चों, 5 से 10% मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, जो एम्ब्रियो की जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो कम हो जाती है। द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेज जिसको हम लोग डॉर्मेंसी कहते हैं। एम्ब्रियो अब मान लो कि अब उसकी एक्टिविटी कम हो गई है तो उस स्टेज को हम लोग डॉर्मेंसी बोलेंगे। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो अवेलेबल वैसा जब एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन या टेम्परेचर मिलेगा तो वापस से वो जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी हम लोग कोई बीज ऐसे फेंक देते हैं, कोई सीड फेंक देते हैं, लेकिन वो सही टाइम आने पर जमता है, तो जितने दिन तक वो नहीं जमा है तो उतने टाइम तक वो डॉर्मेंट पीरियड में है, ठीक है। और जैसे ही उसको अपना एनवायरनमेंट मिलेगा वो अपना जर्मिनेट कर जाएगा। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी डेवलप कर जाता है फ्रूट में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, यानी कि ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना दोनों एक साथ होता है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, जो ओवरी का जो वॉल था वो फ्रूट के वॉल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट के वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं। द फ्रूट में भी फ्लेशी इन गवावा, फ्रूट जो होता है फ्लेशी हो सकता है, गुद्दा वगैरह होगा उसमें, जैसे कि गवाभा में होता है, ऑरेंज में, मैंगो वगैरह में होता है। ड्राई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि ग्राउंड नट में या मस्टर्ड में होता है। बहुत सारे फ्रूट हैं, मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म, बहुत सारे ऐसे फ्रूट है जो कि मैकेनिज्म मतलब इवॉल्व किए हैं सीड डिस्पर्सल का, ठीक है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू आर स्टडी इन द अर्लियर क्लासेस, जब तुमने अर्लियर क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ी थी तो उसको रिकॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी यानी कि आपको पढ़ना है फिर से। इन मोस्ट प्लांट, ज़्यादातर प्लांट में बाय द टाइम ऑफ द फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम द ओवरी, जिस वक्त ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा होगा, अदर फ्लोरल पार्ट डीजेनरेट कर जाता है एंड फॉल ऑफ, यानी कि जब फ्रूट बन रहा होता है तो जो भी दूसरे पार्ट्स हैं उस फ्लावर के वो डीजेनरेट या फिर कर जाएंगे या फिर गिर जाएंगे। हाउएवर इन ए फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में जैसे कि एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैश्यू में, थैलमस आर ऑल्सो कंट्रीब्यूट ए फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि एप्पल हो चाहे स्ट्रॉबेरी है चाहे कैश्यू में, इसमें जो फ्रूट बनता है वो थैलमस से बनता है। वो इस तरह के फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट बोलते हैं बच्चों कि अगर फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से नहीं हो मतलब फ्रूट जो है वो ओवरी से ना बन के दूसरे किसी भी चीज़ से बन रहा है तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। और ट्रू फ्रूट बोलते हैं कि अगर फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से हो रहा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एप्पल,
स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, इन सब में थैलेमस से बनता है फ्रूट। इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप होता है ओवरी से, जिसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ऑल द इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ज़्यादातर जो स्पीसीज उसमें जो फ्रूट है वो कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। देयर आर फ्यू, इसमें से कुछ मतलब स्पीसीज जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बनता है, जैसे कि जिसको हम अगर फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो उसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। याद करो अभी एक इससे पहले वाली मतलब अभी हम लोग ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोल रहे हैं ना कि बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। सेम यही चीज़ अगर सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो उसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलेंगे। अब इसके अगले वाली वीडियो में वो चीज़ आएगी। जैसे ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल है बनाना इज वन सच एग्जांपल। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पार्थेनोकार्पिक कैसे होगा, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होगा। सच फ्रूट जो ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें सीडलेस होते हैं, उसके अंदर सीड नहीं होता है। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म को जो सीड होता है बहुत सारे एडवांटेज देता है। जैसे सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। सीड फॉर्मेशन जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है या फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सीड का जो फॉर्मेशन है वो मोर डिपेंडेबल होता है, ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल टू नाउ हैबिटेट एंड हेल्प द स्पीसीज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये देखो एप्पल में थैलेमस से ये पार्ट जो हम लोग खाते हैं वो थैलेमस का पार्ट खाते हैं। स्ट्रॉबेरी है उसमें भी हम लोग देखो थैलेमस ही खा रहे हैं। ये हमारा वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्कूटेलम यानी कि मोनोकॉट का एग्जांपल है। ये हमारा डाइकॉट का एग्जांपल है। इसके अलावा है कि एज दे हैव सिग्निफिकेंट फूड रिजर्व, यानी कि जो फ्रूट होता है उसके अंदर फूड रिजर्वायर भी तो पाया जाता है। यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस और देयर ओन। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। जो हार्ड सीड कोट होता है वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। बीइंग प्रोडक्ट चूँकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जनरेट करता है न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। ठीक है, सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस क्या है, सीड है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। यानी कि अगर डिहाइड्रेशन या डोरमेंसी अगर हो गया मैच्योर सीड के अंदर तो ये जो होता है वो स्टोर कर देगा, सीड स्टोर हो जाता है और इसी सीड इसका जो फूड होता है वो अगले जनरेशन अगले सीज़न के लिए काम करता है। ठीक है, तभी ना वो अभी जो मैंने बताया ना कि अगर तुमने आम अभी खा के फेंका तो ऐसा नहीं है कि आम का पेड़ अभी ही निकल जाएगा, जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तब निकलेगा। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस, ऑफ कोर्स बिना सीड के एग्रीकल्चर कैसे होगा। द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कैन नॉट। ठीक है, बिना सीड का तो हो नहीं सकता जैसा हमको चाहिए। इसके बाद है दैट इज हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स। यानी कि अगर कोई सीड है अगर वो डिस्पर्स हो चुका है तो वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है। दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली, ये पीरियड भी वेरी करता है। ठीक है, इन अ फ्यू स्पीसीज द सीड लॉस वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। कुछ ऐसे भी सीड्स स्पीसीज हैं जिसके अंदर सीड की वायबिलिटी कुछ महीने में ख़त्म हो जाती है। अ सीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइफ फॉर कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जो कि सेवरल ईयर तक उसके सीड जिंदा रहते हैं डिस्पर्स के बाद। सम सीड में रिमेन अलाइव फॉर 100 ईयर, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो 100 ईयर तक जिंदा रहते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल्स, यानी कि अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं। जैसे कि सबसे जो ओल्डेस्ट सीड है वो ल्यूपिन का है, ल्यूपिनस आर्कटिकस। ठीक है, जिसको हम लोग आर्कटिक टुंड्रा से निकाले थे। जो सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावर आफ्टर एस्टिमेट रिकॉर्ड वो 10 साल है। 10 साल की डोरमेंसी के बाद ये चीज़ हमको पता चला। उसी तरह जो रिसेंट रिकॉर्ड है एक सीड हमको पता चला है दैट इज़ फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा का, वो लगभग 2000 साल तक उसकी वायबिलिटी है। ठीक है, कहाँ से निकला है तो ये हमको मिला है, डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजिकल
एक्सकेवेशन एट किंग ह्योरस पैलेस नियर द डेड सी। ठीक है, इसके अलावा आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the flowering question। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा है कि कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, यानी कि कोई ऐसा प्लांट तुम बताओ जिसके अंदर जो फ्रूट है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऑर्किड का जो फ्लावर होता है आर वन ऑफ द सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट पैरासाइट स्पीसीज सच एज ओरोबैंकी एंड एस्ट्रीगा। ठीक है, जो कि तो ये था हमारा ऑल अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में।